Hello class. Now class, we are done with 3 lectures of wave optics. First lecture में we are done with the ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी थियोरी पार्ट था that was about the history कि कौन सा different थियोरीज इन्वॉल्व था, उसके कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने कभी कभार MCQ वगैरह में आ जाता है. नेक्स्ट फिर हमने बात किया था अबाउट द टेक्निकल पार्ट that was we defined wave front, wave normal, types of wave front, then hygiene's principle for construction of wave front, then we studied reflection, refraction on the basis of hygiene's principle and hygiene's wave theory. फिर उसके बाद हमने different formula वगैरह फाइंड आउट किया and last we started with polarization in the last lecture. और पोलराइजेशन में हमने सीखा पोलराइजेशन क्या होगा. सो अभी आपको याद होना चाहिए व्हाट इज पोलराइजेशन. पोलराइजेशन रेस्ट्रिक्टिंग वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स of a transverse wave in one particular plane or one particular direction is called as polarization of a wave. फिर हमने किसका पोलराइजेशन किया था, हमने किया था पोलराइजेशन ऑफ लाइट. अरे यस और नो, बिकॉज वी वांट टू प्रूव कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा है, ट्रांसवर्स है. सो अगर वो पोलराइजेशन कर पाया तो वो ट्रांसवर्स होगा, अगर वो नहीं कर पाया तो वो लॉन्जिट्यूडनल होगा. और हमको पता है कि वो कर पाएगा इसलिए वो कैसा होगा, ट्रांसवर्स. फिर हमने पोलराइजेशन ऑफ लाइट सीखा. सबसे पहले उसमें अनपोलराइज्ड लाइट सीखा, अ लाइट इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर vibrates in all possible directions being perpendicular to direction of propagation is called as what? Is called as unpolarized light. और अगर मैं इसको पोलराइज करके एक डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, इट बिकम्स पोलराइज्ड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ वेव या तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट. सो एक से ज़्यादा वाइब्रेशन पॉसिबल है तो अनपोलराइज्ड, मतलब दो, और एक ही पॉसिबल है तो पोलराइज्ड. फिर क्लास हमने अनपोलराइज्ड लाइट का रिप्रेजेंटेशन देखा था. मैंने आपको उसका एप्लीकेशन वगैरह बताया था, यूज बताया था. द यूज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज़ यूज टू रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अरे यस और नो. एंड लास्ट में क्लास वी स्टार्टेड विद द मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग पोलराइजेशन. उसमें से एक मेथड हमने डिस्कस किया था, दैट वाज पोलराइजेशन बाय क्रिस्टल्स. अरे यस और नो क्लास, हमने बात किया था अबाउट पोलराइजेशन बाय क्रिस्टल्स. ये डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था. हमने पोलराइजेशन बाय क्रिस्टल पढ़ा था कि पहला जो दो क्रिस्टल हो गया, एक होगा उसमें से पोलराइजर, एक होगा एनालाइजर. पोलराइजर क्या करेगा, पोलराइजेशन करेगा. एनालाइजर क्या करेगा, एनालाइज करेगा वेदर द लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड और नॉट. जैसे ही लाइट आप इंसिडेंट करते हो अनपोलराइज, इसमें दो वाइब्रेशन है इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन. द वाइब्रेशन विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल विल पास एंड द वाइब्रेशन विच इज नॉट पैरेलल विल नॉट पास. बोलो इसमें कौन सा पैरेलल है, इन द प्लेन, तो वो पास हुआ, क्या दिया, प्लेन पोलराइज लाइट. इसमें जाने के बाद भी प्लेन पोलराइज लाइट होगा. बोलो अगर ये क्रिस्टल को आप घुमा दोगे 90 डिग्री से, सो पहले इंटेंसिटी कांस्टेंट था, इंटेंसिटी मैक्सिमम था जब क्रिस्टल ऐसा था. अब जब ऐसा कर दोगे तो इंटेंसिटी कैसा हो जाएगा, मिनिमम, दैट इज जीरो. बट अभी डिटेक्ट कर रहा है द लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. फिर हमने डिफाइन किया था दो टर्म, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. और जो प्लेन में वाइब्रेट करता रहेगा पोलराइजेशन होने के बाद भी, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. और जो प्लेन में वाइब्रेशन रेस्ट्रिक्ट हो चुका है दैट विल बी कॉल्ड एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. डू यू गेट माई पॉइंट? आई होप इतना क्लियर है क्लास. नाउ क्लास उसी पार्ट में आगे बढ़ते हैं. और आगे अब आज सबसे पहले हम एक लॉ स्टडी करने वाले हैं, a very important law, something called as Malus law. क्लास ये जो Malus law है, ये चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है जो आपको समझना है. दिस इज ऑफ वेरी मच ऑफ इम्पोर्टेंस है क्लास. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड करना मैलस लॉ किधर यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं. नो क्लास, बोलो जो एनालाइजर जब मैंने इसको सेम पैरेलल टू द क्रिस्टल रखा, दैट इज क्रिस्टल T1, दैट इज पोलराइजर. मतलब क्या
कि ये क्रिस्टल का और ये क्रिस्टल का अगर आप एक्सिस देखते हो, सो कह रहा है से द एक्सिस ऑफ बोथ द क्रिस्टल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ना ऐसा, दे आर बोथ पैरेलल टू ईच अदर। सो क्या हुआ क्लास, जैसा लाइट यहां पे आया है वैसा ही लाइट यहां पे पास होगा और आपको जो इंटेंसिटी मिलता है दैट इज मैक्सिमम। अरे यस और नो, यस और नो बोलो। ये क्रिस्टल को घुमा दिया मैंने ऐसा, लाइक दिस, लाइक दिस। सो ये हमने लास्ट टाइम भी किया है। इफ दिस इज रोटेटेड लाइक दिस बाय 90 डिग्री, बोलो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन जब ये 90 डिग्री से घूम जाएगा ऐसा। सो बोलो अब इसमें वाइब्रेशन ऐसा हो रहा है, अब ये ऐसा है, तो कहना है से द वाइब्रेशन इज पैरेलल और परपेंडिकुलर। बोलो कैसा है, इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल, इट वोंट पास, इट वोंट बी अलाउड। सो बोलो क्या होगा क्लास, अब इंटेंसिटी कैसा हो जाएगा, जीरो ना। यहां पे क्या आ जाएगा, डार्कनेस, इट विल बी डार्क हियर, डार्कनेस आ जाएगा, नो लाइट। सो टेल मी क्लास, यहां पे क्या आता है, यहां पे आता है डार्कनेस। when theta is 90 degree between the axis of both the crystals और intensity maximum आएगा, this is what intensity minimum, I is intensity and when theta is 0 degree, that is both the axes are parallel, we are going to get what, we are going to get brightness na, so it will be bright, so brightness and I is going to be maximum. Once again, what is I? I is intensity of light, that is brightness or darkness. Am I clear? अब क्लास ये तो हो गया एक्सट्रीम का बात, 0 किया 90 किया, 0 किया 90 किया, तो मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम। व्हाट इफ ये दोनों क्रिस्टल के एक्सिस के बीच में जो एंगल है दैट इज an angle theta which lies between 0 and 90. What if the angle between the axis of this crystal, of the polarizer, of the analyzer is theta? ये दोनों के बीच के, ये दोनों के एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो थीटा है और वो थीटा लाई करता है बिटवीन 0 एंड 90। तब क्या होगा, तब क्या होगा इंटेंसिटी, ये हमको बताएगा कौन, मैलस लॉ। मान लो अगर एंगल 30 डिग्री है, एंगल 40 डिग्री है, एंगल 60 डिग्री है, एंगल 70 डिग्री है, हमको पता है 0 पे तो मैक्सिमम आता है, हमको पता है 90 पे तो मिनिमम आता है, बट अगर 10 होगा, 30 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितना आएगा आफ्टर पासिंग थ्रू द एनालाइजर, यह हमको फाइंड आउट करना है। जब दोनों एक्सिस के बीच में एंगल कुछ ना कुछ थीटा होगा, दैट इज फ्रॉम 0 to 90। सो व्हाट इज द इंटेंसिटी, दिस वी नीड टू फाइंड आउट एंड दिस इज व्हाट वी फाइंड आउट बाय यूजिंग मैलस लॉ। सो मैलस लॉ का यूज समझ में आ रहा है आपको। सबसे पहले मैं यहां पे उसका एप्लीकेशन लिख देता हूं, यूज लिख देता हूं। इट इज used to find intensity of plane polarized light after passing through analyzer, after passing through analyzer when angle between analyzer and polarizer is theta, which is between 0 to 90 डिग्री। ये उसका रेंज है, रेंज। तो जब दोनों एक्सिस के बीच में ऐसा, ये पहला है एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस, जब दोनों एक्सिस के बीच में एंगल थीटा होगा
तब कितना इंटेंसिटी है ये हमको फाइंड आउट करना है आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर. दिस वी नीड टू फाइंड आउट एंड दिस विल फाइंड आउट बाय यूजिंग मैलस लॉ. समझ में आ रहा है क्लास? सो क्लास अभी अंडरस्टैंड करना. चलो सबसे पहले नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. सबसे पहले मैंने ये पोलराइजर के ऊपर ये अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट की है. मान लो अनपोलराइज लाइट का जो इंटेंसिटी है दैट इज आई डैश. व्हाट इज आई डैश? इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट. इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट. और क्लास बोलो ये वेव होगा ना, यहाँ पे दिस इज अ वेव ना, तो उसका एम्पलीट्यूड भी तो होगा, एंड एम्पलीट्यूड इज ए. So intensity of unpolarized light here is I dash and the amplitude of the unpolarized light is A. ये इंफॉर्मेशन है इसका. वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखो ये. दिस इज फॉर अनपोलराइज्ड लाइट. नाउ क्लास ये जैसे ही इसमें से पास होगा, टेल मी, जैसे ही इसमें से ये पास होगा और जैसे ही ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाएगा, टेल मी व्हाट विल हैपन टू द इंटेंसिटी. इंटेंसिटी सेम रहेगा, चेंज होगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा. अगर बढ़ जाता है तो कितना बढ़ेगा, कम हो जाएगा तो कितना कम होगा. थिंक, पॉज एंड थिंक. What will be intensity of plain polarized light after passing through the polarizer? Can I say the intensity will reduce by 50%? वो सीधा सीधा आधा हो जाएगा, क्योंकि आधे नंबर ऑफ वाइब्रेशन तो निकल गए, तो आधा लाइट भी निकल गया, सो आधा इंटेंसिटी भी निकल गया. अरे यस और नो? सीना, यहाँ पे कितने वाइब्रेशन है? 2. यहाँ पे कितना है? 1. यहाँ पे 2 का 1 हो गया तो कितना रिड्यूस हुआ? 50%. सो इसीलिए आई डिनोट इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर एज आई नॉट, एंड दिस आई नॉट इज आई डैश बाई 2. समझ में आ रहा है क्या क्लास? यस और नो? बट टेल मी क्लास, एम्पलीट्यूड को क्या होगा? एम्पलीट्यूड, व्हाट अबाउट एम्पलीट्यूड? क्लास amplitude will still remain same. एम्पलीट्यूड अभी भी सेम ही रहेगा. देखो ना क्यों? बोलो ये पार्टिकल, बोलो ये इसको अलाउ किया ना रेड वाले को, तो रेड वाला ऐसे वाइब्रेट कर रहा है मान लो इतने एम्पलीट्यूड के साथ. बोलो ये तो पास हो पाया ना, ये पास हो पाया, तो उसका एम्पलीट्यूड अभी भी सेम ही है. इसको तो अलाउ ही नहीं किया तो वो तो गया. इसको देखो ना, इसको पास होने दिया और ये जब पास हुआ तो आराम से पास हो गया विदाउट एनी चेंज. और विदाउट एनी चेंज का मतलब क्या? कि इसका एम्पलीट्यूड, मान लो ये इतने एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा था, तो इतने एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हुए निकल गया. सो टेल मी, वाइब्रेट जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो रहा है कि सेम है? इट इज सेम. अरे यस और नो? अरे यू आर पासिंग थ्रू अ डोर ना, सो यू आर पासिंग थ्रू अ डोर विदाउट एडजस्टिंग योरसेल्फ. जितना हाइट है उतने हाइट के साथ ही आप सीधा सीधा निकल गए, तो कहना ऐसे योर एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट ना. सो वैसा ही ये वाइब्रेशन जैसा था वैसे की वैसे ही करते करते निकल गया, कुछ चेंज नहीं आया, तो बोलो उसका एम्पलीट्यूड कैसा रहेगा? सेम. सो आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर द इंटेंसिटी इज आई नॉट एंड द एम्पलीट्यूड इज ए. वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्लास ये ऐसा. अब नेक्स्ट बोलो, अगर ये क्रिस्टल ऐसा ही है, दैट इज एंगल इज 0, तो बोलो क्या मिलने वाला है? ब्राइटनेस और इंटेंसिटी कैसा आएगा? मैक्सिमम. मैक्सिमम मतलब क्या? जितना है उतना ही ना, मतलब ये लाइट यहां पे भी सेम आ जाएगा. और जब वो सेम आएगा ऐसा, आई एम टॉकिंग अबाउट थीटा इज 0, जब वो सेम आएगा ऐसा, जब वो सेम आ जाएगा ऐसा, सो बोलो जब वो सेम आ जाएगा, तो बोलो सेम एम्पलीट्यूड के साथ आया, वैसा वाइब्रेशन है, इसने भी वैसा ही अलाउ किया, तो उसका एम्पलीट्यूड अभी भी क्या होगा? ए. बट वैसा ही का वैसा ही लाइट यहाँ पे मिला, तो इंटेंसिटी भी कैसा होगा? सेम. सो यहाँ पे भी इंटेंसिटी कितना होगा? आई डैश बाई 2, दैट इज आई नॉट, और एम्पलीट्यूड कितना होगा? ए. ये वाले पोजीशन पे फॉर दिस पोजीशन व्हेन द एंगल इज 0, इंटेंसिटी इज स्टिल आई नॉट एंड एम्पलीट्यूड इज स्टिल ए. डू यू गेट माई पॉइंट? अरे यस और नो? बोलो घुमा दिया 90 डिग्री से ऐसा. तो देखो पार्टिकल वाइब्रेट ऐसा कर रहा है, बट लाइन ऐसा है, एक्सिस ऐसा है,
तो बोलो क्या इसको पास होने का कोई भी स्पेस है ना? अगर पहले दरवाजा ऐसा था तो आप ऐसा सीधा सीधे पास हो गए, है ना? डोर वॉज लाइक दिस वर्टिकल, यू आर ऑल्सो वर्टिकल, यू आर पासिंग थ्रू। अब मैं डोर को हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, विल यू पास? नो। सो वैसे ही तो पार्टिकल का था, देखो ना, वैसे ही, सॉरी, ये वाइब्रेशन का था कि वाइब्रेशन ऐसा जा रहा है, तो ये डोर दिखा निकल गया, पर अभी ऐसा कर दिया तो डोर क्लोज ना, so it won't pass. So what will be amplitude here? Zero. And if the amplitude is zero, you know na, intensity is proportional to amplitude square. What will be intensity? Zero. So intensity zero आया, intensity becomes minimum. There will be darkness. There will be no light here. अरे yes or no? But what if the angle between the axis of the two crystal is theta? That is any angle between that is any angle between 0 and 90, like this, like this, like this, ऐसा कैसा कर दिए ये? ये ऐसा कर दिया है अभी, समझना है सबको भाई, क्लियर होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे। सो नाउ क्लास व्हाट विल हैपन हियर? बोलो, ये तो ऐसा बोल सकता हूँ ना, ये और इसका एक्सिस ये तो सेम ही है, सिमिलर है, सो यही एक्सिस उसका है, और बोलो अभी ये एक्सिस ये क्रिस्टल का है, क्योंकि ये क्रिस्टल का अभी पोजीशन ये है, दिस इज द न्यू पोजीशन, तो कहना इसे इसके एक्सिस के बीच में और इसके एक्सिस के बीच में अभी एंगल कितना है? दिस एंगल यर is angle theta. Theta is angle between the axis of the two crystals. So now class देखो अब क्या होगा, अब देखते हैं इंटेंसिटी का क्या होता है, what happens to the intensity of light. क्या लगता है क्लास? अब जब एंगल 0 था तो पूरे एम्पलीट्यूड के साथ पास हो गया, जब एंगल 90 था तो 0 एम्पलीट्यूड के साथ पास हुआ, मतलब पास ही नहीं हुआ, तो इंटेंसिटी 0 आया। अब आई एम टॉकिंग कि एंगल थीटा है तो वो कितने एम्पलीट्यूड के साथ पास होगा? इट विल पास विद एम्पलीट्यूड ए, वैसे के वैसे ही इट विल पास विद नो एम्पलीट्यूड, दैट इज एम्पलीट्यूड 0, और कुछ या तो कुछ नया वैल्यू आएगा एम्पलीट्यूड का। क्या लगता है आपको? आई एम टेलिंग यू कि वेदर इट विल पास विद सेम एम्पलीट्यूड ए, or the amplitude will be 0, or there will be some new value of amplitude. What do you think? Pause and think please. So class, एक नए value of amplitude के साथ अब वो पास होगा जब क्रिस्टल का पोजीशन ऐसा होगा। समझो कैसे? बोलो, जब क्रिस्टल ऐसा था तो ये वाइब्रेशन करके निकल गया, तो यहाँ पे इसको अपने एम्पलीट्यूड अचीव करने का, अपना पूरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अचीव करने का पूरा चांस मिला ना, पूरा स्पेस मिला, तो वो कर पाया। बट नाउ जब ये ऐसा हो रहा है, ऐसा, इट इज गोइंग लाइक दिस, ऐसा, ये ऐसा हो रहा है ऐसा, तो बोलो जब ये वाइब्रेशन करेगा ऐसा, तो क्या अभी इसको वाइब्रेट करने का पूरा स्पेस मिलेगा? क्या पूरा स्पेस मिलेगा कि थोड़ा ही स्पेस मिलेगा? कहना इसे पहले से कम स्पेस, थोड़ा ही स्पेस मिलेगा ना। आप सोचो थोड़ा लॉजिकली, ये पहले ऐसा था तो ये वाइब्रेट कर रहा है, तो देखो ना यहाँ पे ऐसा स्पेस है मान लो, तो ये वाइब्रेट करते करते निकल गया इसमें से, तो जितना उसको वाइब्रेट करना था, जितना उसको एम्पलीट्यूड अचीव करना था, जितना उसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, उसमें से निकल गया वो। बट अब मैंने इसको ऐसा कर दिया है, सो बोलो अब ये वाइब्रेट ऐसा कर रहा है, सो बोलो उतने ही एम्पलीट्यूड के साथ पास होगा कि कम एम्पलीट्यूड के साथ पास होगा? It will pass with a lesser amplitude ना, so amplitude is changing. I will take an example, वही डोर वाला। पहले बोलो डोर सीधा था, तो जैसा वर्टिकल डोर है वैसा ही वर्टिकल मैं हूँ, तो मैं पास हो गया आराम से, तो बोला आई एम पासिंग विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम हाइट जितना मेरा है। अब है ना, किसी ने ना डोर को 30 डिग्री से ऐसा डेविएट कर दिया ऐसा, सो डोर अभी ऐसा है, ऐसा, सो बोलो डोर ऐसा है, इंक्लाइंड है, सो बोलो अब जब मैं पास होऊंगा उसमें से, सो मैं ऐसे ही सीधा पास हो जाऊंगा? क्या आई नीड टू बेंड डाउन?
बोलो मुझे झुक के जाना पड़ेगा ना, मुझे बेंड होना पड़ेगा। और बोलो जब मैं बेंड होऊंगा तो बोलो मेरा क्या हो रहा है, मेरा एम्पलीट्यूड सप्रेस हो रहा है, मेरा हाइट सप्रेस हो रहा है। सो कैन आई से मेरा एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, मेरा हाइट कम हो जाएगा। बोलो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, एम्पलीट्यूड इज लेसर देन द प्रीवियस एम्पलीट्यूड। बोलो और किसी ने 30 से 60 कर दिया, बोलो 60 कर देगा, सो मेरा हाइट और कम होगा क्योंकि मुझे और झुक के जाना पड़ेगा, मेरा एम्पलीट्यूड और भी कम। बोलो 80 कर दिया, और ज़्यादा झुकना पड़ेगा, और ज़्यादा एम्पलीट्यूड कम। बोलो 90 कर दिया, अब तो बहुत कम स्पेस, आई कैन नॉट पास, मेरा एम्पलीट्यूड 0, आई कैन नॉट पास, देयर विल बी नो लाइट। अरे येस और नो, यू गेट माई पॉइंट। सो देखो जैसे ऐसे डोर को ऐसे ऐसा घुमाते जा रहा हूँ, मुझे और झुक झुक के जाना पड़ रहा है, मेरा एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है, मेरा हाइट कम होते जा रहा है। और वैसे ही वापस अगर डोर को ऐसा बड़ा करते जाऊंगा तो बोलो मुझे भी झुकने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना, सो आई विल पास एज इट इज, मेरा एम्पलीट्यूड बढ़ते जा रहा है। तो जब ऐसे जाते हैं, ऐसे फ्रॉम 0 to 90, from 0 to 90, the amplitude reduces because there is no space to pass and space keeps on reducing, but we go from 90 to 0, the space increases, the amplitude increases, the intensity increases. Do you get my point? सो बोलो जब ये पोजीशन पे होगा, ये पोजीशन पे, जब ये पोजीशन पे होगा तो व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड। कैन आई से अगर मैं ये एम्पलीट्यूड ए को रिजॉल्व करता हूँ ऐसा अलोंग दिस लाइन एंड अलोंग दिस लाइन, ऐसा बोलो यहाँ पे एम्पलीट्यूड है ना, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ऐसा है एम्पलीट्यूड है। सो अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ ये लाइन के अलोंग और ऐसा कुछ, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, थीटा है ना, सो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ए साइन थीटा, आई एम इंटरेस्टेड इन ए कॉस थीटा, कि इसके अलोंग अब एम्पलीट्यूड क्या होगा। कैन आई से द एम्पलीट्यूड विल बी ए कॉस थीटा, एंड इफ द एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग डेफिनेटली द इंटेंसिटी विल चेंज, एंड आई एम टेकिंग द इंटेंसिटी एज आई, दैट इज न्यू इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर व्हेन इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पोलराइजर। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है आपको। सो क्लास पहले स्टेप में क्या हुआ, जब एंगल 0 था, जब दोनों एक्सिस एक दूसरे को, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ऐसा, जब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल था तो बोलो इंटेंसिटी आई था, आई नॉट था, चलो, और एम्पलीट्यूड था ए, दैट इज ए स्क्वायर ना। तो इनमें रिलेशन कैसा होगा, प्रोपोर्शनल। ये पता है ना आपको, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये पढ़ा होगा आपने। सो ये रिलेशन आएगा। बोलो जैसे एंगल थीटा हुआ, सो बोलो इंटेंसिटी क्या हो गया, आई, और एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ए कॉस थीटा का स्क्वायर। बोलो अगर मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेता हूँ, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लेता हूँ और मैं इसका रेशियो लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, कैन आई से आई अपॉन आई नॉट बिकम्स वॉट, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज गॉन, कैन आई से आई इज गोइंग टू बी आई नॉट cos square theta. अरे yes or no, this is what, this is Malus law. ये क्या होता है, ये होता है Malus law. This is very 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 important भाई, ये है Malus law. I hope this is clear with you. समझ लो what is I, लिख लो, समझ लो, what is I, intensity of light after passing through analyzer when it is making an angle theta with the polarizer. ये what is I naught, intensity of plane polarized light after passing through polarizer. यहाँ पे ये फॉर्मूला में कहीं पे भी there is no intensity of unpolarized light involved. समझा क्या, do you get my point? So what is I, intensity of plane polarized light after passing through analyzer. What is I naught, intensity of plane polarized light after passing through polarizer. What is theta, angle between the axis of the polarizer and the analyzer. This gives me what, intensity of light after passing through analyzer. This is Malus law to find out intensity
of light after passing through analyzer. I hope class this is very much clear with you. Next is class, now we talk about is next technique, next method to perform polarization, that is polarization by reflection. ये वाला पार्ट भी जो है जैसे हमने मैलस लॉ किया वैसा ये भी इम्पोर्टेंट है. लास्ट 2-3 साल के अगर आप MCQs वगैरह देखते हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो मोस्टली ये वाले पार्ट में से MCQ आता है, दैट इज़ फ्रॉम पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. कुछ पॉइंट्स ऐसे, देर आर सम फ्यू पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़े से जब हम लोग उसको रीड करते हैं क्वेश्चन वगैरह में तो थोड़ा सा हमको कन्फ्यूज़ करता है. सो वो पॉइंट्स को अच्छे से समझना है. सो अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. नाउ दिस पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, दिस मेथड was developed by Malus and Brewster. किसने डेवलप किया था ये? It was developed by Malus and Brewster. So सबसे पहले देखो अभी मैलस ने क्या ऑब्जर्व किया. What did Malus observe? अब क्लास पता है हमको 11th स्टैंडर्ड से स्कूल टाइम से हमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. 11th स्टैंडर्ड में आपको बताया भी था कि जब भी प्रैक्टिकली एक कोई भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम पे इंसिडेंट होती है, वेन एवर अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, सो उसका पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है और पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा. देयर विल बी पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन, ये हमने पढ़ा हुआ है. तो मैलस ने वही वाले प्रॉपर्टी को यूज किया. मैलस ने ये कहा कि जब भी एक अनपोलराइज्ड लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम पे इंसिडेंट होती है, सो उसका पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा. वो पार्शियल रिफ्लेक्शन में और वो पार्शियल रिफ्रैक्शन में जो लाइट हमको मिलेगी वो होगी पार्शियली पोलराइज्ड लाइट. कौन सी लाइट होगी? पार्शियली पोलराइज्ड लाइट. वंस अगेन आई विल रिपीट द स्टेटमेंट. हमने 11th में क्या सीखा है कि व्हेनेवर अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस. नाउ अकॉर्डिंग टू मैलस, व्हेनेवर an unpolarized light is incident on a transparent medium, there will be partial reflection and partial refraction. This partial reflection and partial refraction will have partially polarized light. कौन सा लाइट होगा? partially polarized light. So क्लास अभी तीसरा टर्म आ चुका है. First was unpolarized light, second was polarized light, now third is partially polarized light. Polarized light मतलब plain polarized light, and third is partially polarized light. तो मैंने कौन सा टर्म यूज़ किया है यहाँ पे? आई एम यूजिंग अ टर्म कॉल्ड एज partially polarized light. Do you get my point? अरे yes or no? अब आगे क्लास. तो देखो अभी ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट क्या होगा, कैसे, ये पॉइंट का मतलब क्या है? ये पॉइंट का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे एक सोर्स है ऐसा हियर इज द सोर्स, और ये सोर्स क्या देने वाला है? अनपोलराइज्ड लाइट. ऐसा ये सोर्स हमको अनपोलराइज्ड लाइट देगा लाइक दिस. सो अभी इसका पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा और पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा. मान लो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. बाहर वाला मीडियम है रेयर, अंदर वाला मीडियम है डेंसर, लाइक दिस. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सब सिंपल है. मान लो ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है. यू कैन कंसिडर दिस एज एयर, यू कैन कंसिडर दिस एज ग्लास. So glass is a transparent medium, it is same. So this is a reflection and this is a refraction. So यहाँ पे अभी जो लाइट मिलेगा वो होगा partially polarized light. So ये होगा एंगल I, this will be angle R, और इसको ले लेते हैं R डैश. So अभी देखो अभी यहाँ पे ये जो लाइट होगा, ये लाइट होगा ऐसा, like this.
अनपोलराइज्ड, ये अनपोलराइज्ड लाइट होगा ऐसा। दिस इज व्हाट, अनपोलराइज्ड लाइट। अरे यस और नो? सो क्लास यहाँ पे हमको अनपोलराइज्ड लाइट मिला। अब बोलो ये कैसा होगा पार्शियली पोलराइज, ये कैसा होगा पार्शियली पोलराइज्ड? दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट। सो अभी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में हमको पार्शियली पोलराइज लाइट चाहिए। अब देखो पार्शियली पोलराइज लाइट क्या होगा, अंडरस्टैंड करना। पार्शियली पोलराइज लाइट वो होगा कि आफ्टर पोलराइजेशन still both the vibrations are present, मतलब vibration in both the directions are present, that is in the plane and perpendicular to the plane, but the number of vibration as compared to unpolarized light, the number of vibrations as compared to unpolarized light will be less. Do you get my point? समझ में आ रहा है क्या क्लास? सो यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम हो जाएगा। मतलब देखो क्या, मान लो यहाँ पे जब वाइब्रेशन है इन द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो देयर आर 50-50 वाइब्रेशंस, 50 इन द प्लेन एंड 50 परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो क्लास अभी यहाँ पे भी दोनों वाइब्रेशन होगा, यहाँ पे भी दोनों वाइब्रेशन होगा, इन द प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन, इन द प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन, बट द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस विल बी लेस। मतलब ये जो वाइब्रेशन है, ये जो वाइब्रेशन और ये जो वाइब्रेशन है, ये जो वाइब्रेशन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आ 50-50, दोनों 50-50 वाइब्रेशंस है, बट यहाँ पे अब ये नंबर कम हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 20 इन द प्लेन है और 30 परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, 20 इन द प्लेन, 30 परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो ऐसा हो जाएगा। सी मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ देखो अभी यहाँ पे। सो 20 इन द प्लेन लाइक दिस, ऐसा शो कर दिया मैंने, और 30 परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसा। सो दिखाई दे रहा है वाइब्रेशन कम है, तो मैंने जानबूझ के वो ऐसा ड्रॉ किया, भूला नहीं हूँ मैं। सो वाइब्रेशंस आर लेस, सो दिस इज व्हाट, partially polarized light. Do you get my point? बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी? Can I say 30 in the plane and 20 perpendicular to the plane? ऐसा like this, इस तरीके से। So देखो ये भी कैसा है, partially polarized light. So क्लास अगर मैं यहाँ पे एनालाइजर रखता हूँ, एनालाइजर, सो बोलो अगर एनालाइजर को ऐसे रखा तो इन द प्लेन वाला पास होगा, अगर एनालाइजर को ऐसे रखा तो परपेंडिकुलर प्लेन पास होगा, मतलब इंटेंसिटी कभी भी जीरो नहीं आएगा। सो पार्शियली पोलराइज लाइट का इंटेंसिटी कभी भी जीरो नहीं होता है, बट कैन आई से इंटेंसिटी विल बी लेस देन अनपोलराइज लाइट, क्योंकि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर लेस। सो इसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, इसका इंटेंसिटी कम होगा, बट कभी भी जीरो नहीं होगा। सो पार्शियली पोलराइज लाइट को मैं डिफाइन कैसे करता हूँ? पार्शियली पोलराइज लाइट इज डिफाइंड एज अ लाइट इन विच बोथ द वाइब्रेशंस आर प्रेजेंट बट द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर लेस देन अनपोलराइज लाइट, and for partially polarized light the intensity can never be zero, but it is less than the unpolarized light. Do you get my point? This is the way we describe partially polarized light. ये इंफॉर्मेशन दिया था हमको मैलिस ने, दिस इंफॉर्मेशन वॉज गिवन बाय मैलिस, ये इंफॉर्मेशन दे दिया मैलिस ने ऐसा। अब इसके आगे मैलिस ने कुछ नहीं बताया, उसने इतना बता के छोड़ दिया कि हाँ मेरे हिसाब से ऐसा होगा। अब इसके आगे अंडरस्टैंड करना क्लास, इसके आगे काम किया ब्रूस्टर ने, आगे का जो भी काम था इट वॉज डन बाय ब्रूस्टर। अब ब्रूस्टर ने वो क्या किया अंडरस्टैंड करना, ब्रूस्टर ने ये कहा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको ना हम अलग अलग वैल्यूज लेके देखते हैं। मतलब लेट अस टेक मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड लेट अस चेक
वॉट ऑब्जर्वेशंस डू वी गेट? सो अब उसने ब्रूस्टर ने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को बार बार चेंज करना स्टार्ट किया। मतलब क्या, कभी 10 लिया, कभी 20 लिया, कभी 30 लिया, कभी 40 लिया, कभी 50 लिया, कभी 60 लिया, कभी 45 लिया, कभी 55 लिया, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे उसने चेक किया। He started performing this experiment at different angle of incidence. So class देखो ऑब्जर्वेशन क्या आया, बोलो यहाँ पे अब एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हुआ है। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे ये ऐसा अनपोलराइज्ड लाइट आया है, लाइक दिस, ऐसा ये अनपोलराइज्ड लाइट आया है। सो अब ये अनपोलराइज्ड लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अभी उसने अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अलग अलग लिया। मान लो पहले उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, जस्ट एक एग्जांपल, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया 10। सो जब उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस को 10 रखा तो 10 पे ये पता चला कि ये लाइट जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, बोथ आर पार्शियली पोलराइज। सो वही सेम इफेक्ट मिला। फिर उसने एंगल कर दिया 20। सो उसने देखा कि ये जो पार्शियली, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, स्टिल दे आर पार्शियली पोलराइज्ड। फिर उसने एंगल किया 30, फिर भी पार्शियली पोलराइज, पार्शियली पोलराइज। फिर उसने एंगल किया 40, फिर भी पार्शियली पोलराइज, फिर भी पार्शियली पोलराइज। जैसे ही उसने एंगल किया 50, से फॉर एग्जांपल जैसे ही उसने एंगल किया 50 डिग्री, ऑब्जर्वेशन ये आया कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, नाउ इट इज नॉट पार्शियली पोलराइज्ड बट इट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। उसका मतलब ये है कि अब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वाइब्रेशन रहेगा और वो पूरी तरह से प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाएगा। वंस अगेन आई विल रिपीट, Brewster started performing this experiment at different angle of incidence। 10 लिया, 20 लिया, 30 लिया, 40 लिया। क्या देखा कि नहीं, दोनों जो लाइट है रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड दोनों कैसा आ रहा है, पार्शियली पोलराइज। बट जैसे ही उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस को 50 किया, ही ऑब्जर्व्स कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रहा है वो पार्शियली पोलराइज लाइट नहीं है, वो परफेक्टली कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट बन चुका है। मतलब उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन पॉसिबल है। नाउ इट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। और वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये हो रहा है, वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये हो रहा है, दैट इज रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। वो एंगल को नाम दिया पोलराइजिंग एंगल और ब्रूस्टर्स एंगल। क्या नाम दिया? पोलराइजिंग एंगल और ब्रूस्टर्स एंगल। ये एंगल पे रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। इसीलिए क्या कहा गया है? दैट इज पोलराइजेशन, दैट इज कंप्लीट पोलराइजेशन, दैट इज वी ऑब्टेन कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है क्लास? अरे यस और नो? डू यू गेट माई पॉइंट? फिर आप उसके बाद 50 के बाद 60, 70, 80 वापस करो तो आपको वापस क्या मिलेगा? रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। तो ब्रूस्टर का स्टेटमेंट क्या था कि व्हेन वी परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट एट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एट एवरी एंगल ऑफ इंसिडेंस द reflected light and refracted light is partially polarized light except one angle. And what is that angle? That particular angle at which the reflected light is completely plane polarized. That particular angle is called as polarizing angle or Brewster's angle. Once again I will repeat the statement. According to Brewster, जब अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया तो पार्शियली पोलराइज। So at every different angle of incidence, reflected light and refracted light both are partially polarized. सिर्फ एक एंगल को छोड़ के,
and at that particular angle the reflected light is completely plane polarized, and this particular angle of incidence is called as polarizing angle or Brewster's angle, जिस पे reflected light is completely plane polarized, and this effect is called as polarization by reflection. Do you get my point? Do you understand my point? ये इस तरीके से काम करता है. So अब मान लो ये जो एंगल है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, this angle of incidence is equal to IP. What is IP? Polarizing angle of Brewster's angle. ये क्या है? ये है Brewster's angle, IP. कैसे डिफाइन करेंगे इसको डिफाइन कैसे करेंगे? Brewster's angles और polarizing angle is defined as the angle of incidence at which the reflected light is completely plane polarized is called as Brewster's angle or polarizing angle. Do you get my point? So बोलो इस पे अभी कौन सा लाइट आ रहा है? इस पे आ रहा है अनपोलराइज्ड लाइट, ऐसा. like this. सो बोलो यहाँ पे जो जाने वाला लाइट होगा ऐसा, ये जो लाइट अभी यहाँ पे जा रहा है और रिफ्रैक्शन कर रहा है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऐसा. बोलो ये किधर बेंड होगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल ना, ऐसा. सो बोलो ये होगा रिफ्रैक्टेड और ये होगा रिफ्लेक्टेड. यस और नो? तो ये जो लाइट है ना क्लास, ये जो लाइट, नाउ दिस लाइट विल बी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड. इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन बचेगा, और वो जो डायरेक्शन में वाइब्रेशन बचता है वो ये वाला होता है. हमेशा 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 यही आएगा. मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट जब कंप्लीटली प्लेन पोलराइज होता है तो उसमें सिर्फ कौन सा वाइब्रेशन बच जाता है? एक. और वो भी कौन सा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, दैट इज हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन. मतलब यहां से आने वाला जो लाइट है उसमें कौन सा है? एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है. बोलो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे जब कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट हो गया बनेगा, सो ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाइब्रेशन बच जाएगा? उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन बच जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. ये आया था क्वेश्चन इन नीट 2019, पूछा गया था ये कि जब रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट हो जाता है तो उसमें कौन सा वाइब्रेशन रह जाता है? विच वाइब्रेशन रिमेन्स? So the vibration which remains is perpendicular to the plane of paper, that is horizontal vibration. और उसमें ऑप्शन में दिया था horizontal vibration. आपका आंसर क्या होना चाहिए? horizontal vibration. हमेशा यही रहेगा. और ये जो refracted ray है ये अभी भी कैसा होगा? partially polarized. This will still be partially polarized. ऐसा. और थोड़ा बहुत वाइब्रेशन जो है, थोड़ा बहुत लाइट जो है ये सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा. दैट इज बड़ा ऑब्वियस ना, यू हैव स्टडीड, है ना. रिफ्लेक्शन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, ट्रांसमिशन करेगा, ये सब. डू यू गेट माई पॉइंट? लाइक दिस. सो ये जो है, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड इट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग द एनालाइजर कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है कि नहीं. यस और नो? सो इस तरीके से हमको ये मिलता है. बोलो ये एंगल क्या होगा? दिस एंगल विल बी आर ना. एंड व्हाट इज दिस आर? आर कैन बी रिटन एज इक्वल टू आई पी बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस एंगल हियर इज आर डैश, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. डू यू गेट माई पॉइंट? अरे यस और नो? अब पास 2-3 पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी 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 क्लियरली. दैट इज कि यहाँ पे सिर्फ सर ये वाला ही वाइब्रेशन क्यों बचा? जब ये कंप्लीटली प्लेन पोलराइज हुआ तो ये वाला वाइब्रेशन ही क्यों बचा? वाई ओनली दिस वाइब्रेशन? वाई नॉट दिस वाइब्रेशन? ये वर्टिकल वाला क्यों नहीं आया? सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला क्यों आया? सो क्लास अंडरस्टैंड करना,
बहुत ही अच्छा रीज़न है इसका। अब क्लास ये देखो, जब ये वाइब्रेशन ट्रैवल करके आ रहा है ऐसा लाइक दिस, सो ये वाला वाइब्रेशन कैसे चल रहा है ऐसा ना, इस तरीके से, और ये वाला वाइब्रेशन कैसे चल रहा है ऐसा, इस तरीके से। सो वन ऑफ द वाइब्रेशन इज लाइक दिस, वन ऑफ द वाइब्रेशन इज लाइक दिस। अरे यस और नो? सो एक ऐसा है, एक ऐसा है, तो ऐसे जा रहा है ऐसे, इट इज कमिंग लाइक दिस, द लाइट इज बीइंग इंसिडेंट लाइक दिस, ऐसे चल रहा है ऐसा। सो क्लास देखो, ये ब्लैक वाला ये वर्टिकल है और जो ब्लू वाला ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये जाके हिट कर रहा है ऐसा, ये हिट कर रहा है ऐसा। सो नाउ क्लास अंडरस्टैंड, व्हेन दिस इज हिटिंग द सरफेस, कैन आई से दिस ब्लैक वन इज हिटिंग वर्टिकली, ये वर्टिकली हिट कर रहा है सरफेस को ऐसा, और ये कैसे हिट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली ऐसा। सो दिस इज हिटिंग वर्टिकली एंड दिस इज हिटिंग हॉरिजॉन्टली ऐसा। अब क्लास यू टेल मी, किसका रिफ्लेक्शन होने का चांस ज़्यादा है, वर्टिकली के हॉरिजॉन्टली? कैन आई से वर्टिकली वाला पास होगा ना, और हॉरिजॉन्टली वाला रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। वी कैन टेक एग्जाम्पल, वी कैन टेक मेनी एग्जाम्पल। बोलो अगर मैंने केक लिया, केक या तो चीज़ लिया, चीज़ अगर मैं उसको कट करता हूँ नाइफ से, केक को चलो कट किया नाइफ से, सो टेल मी, अगर मैं ऐसा वर्टिकली नाइफ को पास करता हूँ, वर्टिकली, सो कट करना आसान है ना, बट अगर मैं उसको हॉरिजॉन्टली पास करता हूँ ऐसा लाइक दिस, सो कैन आई से इट इज डिफिकल्ट ना टू कट। सो ऐसा कट करना आसान है, ऐसा कट करना डिफिकल्ट है। सो वर्टिकल कटिंग इज ईजी, हॉरिजॉन्टल कटिंग इज डिफिकल्ट। इफ आई टेक अ शार्प ऑब्जेक्ट, मान लो मैं एक नेल लेता हूँ, नेल, इफ आई टेक अ नेल और मैं उसको एक वेट सरफेस पे, वेट ग्राउंड पे हिट करता हूँ, सो बोलो अगर मैं उसको ऐसे हिट करूंगा, ऐसे नेल को ऐसे हिट करूंगा, ऐसे ग्राउंड पे फेंकता हूँ, तो कहना ऐसे वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगा ना ऐसा। बट अगर वो वर्टिकल रहा, वर्टिकल, तो बोलो नेल जाके ऐसा हिट करेगा, तो कहना ऐसे ग्राउंड में आके फंस जाएगा ऐसा। सो इट विल गेट स्टिक ना, इट विल गेट स्टक टू द ग्राउंड। अरे यस और नो? तो ऐसे आके फंस जाएगा। सो वर्टिकल है तो फंस जा रहा है, पास हो रहा है उसमें से, बट जब हॉरिजॉन्टल है तो वाइब्रेट करके वापस आ रहा है, सॉरी वो रिफ्लेक्ट करके वापस आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या व्हाट आई एम टेलिंग यू? अरे यस और नो? क्लास अगर मैंने एग्जाम्पल लिया तो पता ना, बचपन में हम एक खेल खेलते थे ना, ऑफ अ चिप ना, एक स्टोन लेते थे, फ्लैट स्टोन, और उसको हम वाटर सरफेस पे ऐसा थ्रो करते थे। सो देयर वर टू वेज ऑफ थ्रोइंग इट। एक हम थ्रो करते थे ऐसा वर्टिकली, तो जब मैं उसको वर्टिकली थ्रो करता हूँ, सो बोलो कैन आई से द स्टोन, द फ्लैट स्टोन विल पास थ्रू द वाटर ना, वो हिट करके पास हो जाएगा। बट जब क्लास में उसको ऐसा हॉरिजॉन्टली थ्रो करता हूँ एट अ पर्टिकुलर एंगल, सो बोलो वो जाएगा, वो हिट करेगा सरफेस पे और वो टैप खाएगा ना, इट विल टैप एंड इट विल रिफ्लेक्ट। सो देखो वर्टिकली वाला पास हो गया, हॉरिजॉन्टली वाला रिफ्लेक्ट हो गया। अरे यस और नो? सो कोई भी जो हॉरिजॉन्टल हिट करता है वो क्या करता है, रिफ्लेक्शन। सो देखो ना भाई, यहाँ पे ये वाइब्रेशन ऐसा आ रहा है, कैन आई से दिस इज हिटिंग वर्टिकली, ऐसा जा रहा है ऐसा। So this is hitting vertically and this is hitting horizontally. So can I say this horizontal will reflect, this vertical will pass. तो देखो vertical pass हो गया, horizontal ऐसा आया, reflect करके वापस चला गया। इसीलिए reflected light जो completely plane polarized है, उसमें सिर्फ कौन सा वाइब्रेशन रह जाता है, उसमें सिर्फ horizontal वाइब्रेशन रह जाता है, perpendicular to the plane वाइब्रेशन रह जाता है, बाकी सब पास हो जाएगा और थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो जाएगा। Therefore we say the vibration which is left here is always and always and always perpendicular to the plane of paper, that is horizontal direction वाला। This comes in the MCQ, it has come into MCQ। समझ में आ रहा है? सो आपको ये याद रखना है, प्लीज रिमेंबर दिस वेरी वेल। और क्लास एक लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, कि जब भी ये वाला लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट, सॉरी रिफ्लेक्टेड लाइट जब भी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होगा, तो रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में जो एंगल आएगा, एंगल, इट विल बी 90 डिग्री। सो क्लास ये स्टेटमेंट याद रखना, कुछ नोट है जो मैं यहां पे लिख देता हूं। फर्स्ट इज व्हाट, व्हेन a reflected light is completely
plane polarized. When reflected light is completely plane polarized, when reflected light is completely plane polarized, only perpendicular to the plane, that is horizontal, vibrations are present. Please remember the statement. ये वाला, ये important है भाई, समझ में आ रहा है? And second, what did I say? कि when the reflected light is completely plane polarized, angle between a reflected light and a refracted light is 90 डिग्री. देखो इधर इधर इधर, समझ में आ रहा है? एंड लास्ट एक पॉइंट समझ लेना जो इंपॉर्टेंट है. लेट अस डिसाइड what is plane of vibration and plane of polarization. Tell me class, अभी क्या लगता है आपको? थोड़ा सोचना है आपको. है यहाँ पे plane of vibration क्या होगा, plane of polarization क्या होगा? सी क्लास, ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन, इसी में लाइट आ रहा है. So this plane of the board is also called as plane of incidence. यही प्लेन में लाइट आ रहा है ना, यही प्लेन में इंसिडेंट हुआ है, तो ये जो प्लेन है ये क्या है? प्लेन ऑफ इंसिडेंस. एंड कैन आई से क्लास, जब यहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट हुआ, सो ये जो इन द प्लेन वाला वाइब्रेशन था वो अलाउ नहीं हुआ ना, वो अलाउ नहीं हुआ, वो रेस्ट्रिक्ट हो गया. तो कैन आई से ये प्लेन में जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज हो गया, तो ये प्लेन में, इन दिस प्लेन दैट इज प्लेन ऑफ इंसिडेंस, द वाइब्रेशंस आर रेस्ट्रिक्टेड. और जो प्लेन में वाइब्रेशन रेस्ट्रिक्ट होता है, दैट पर्टिकुलर प्लेन इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. सो क्लास, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हियर plane of polarization here is what? Plane of incidence. अरे yes or no? और लास्ट क्लास, what is plane of vibration here? बोलो कौन से प्लेन में वाइब्रेशन अभी चल रहा है पोलराइजेशन होने के बाद? कैन आई से इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इट इज हॉरिजॉन्टल, एंड कैन आई से दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन is perpendicular to plane of incidence. This horizontal plane is perpendicular to plane of incidence. So can I say plane of vibration is plane perpendicular to plane of incidence? Are yes or no? Very very important. This plane is plane of incidence, and then this plane the vibration is restricted, that is plane of polarization. In this plane the vibration is still going on after the polarization, so this is plane of vibration which is perpendicular to plane of incidence. This you have to remember ना please. ये सब जो चारों स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज व्हाट क्लास? दिस इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. सो एक बार शॉर्ट में बोल देता हूँ मैं कि पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में क्या हुआ है कि अकॉर्डिंग टू मैलस, जब भी अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों कैसा होगा? पार्शियली पोलराइज. पार्शियली पोलराइज लाइट का मतलब क्या होगा कि उसमें दोनों वाइब्रेशन प्रेजेंट होगा और उसका इंटेंसिटी कभी भी जीरो नहीं होता है. नेक्स्ट क्या बोला कि अगर अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस लेता है फिर भी पार्शियली पोलराइज लाइट मिलेगा. बट एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जिस पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो पार्शियली पोलराइज लाइट था वो कैसा हो जाएगा? कंप्लीटली प्लेन पोलराइज. एंड दैट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग एंगल और ब्रूस्टर्स एंगल. अब क्लास, जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट होता है आता है उसमें सिर्फ कौन सा वाइब्रेशन रहेगा? हॉरिजॉन्टल, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. और क्लास, जब रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट है तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90. प्लेन ऑफ इंसिडेंस विल बी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड अ प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस विल बी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. आई होप दिस पर्टिकुलर concept, that is polarization by reflection, is very very much clear with you. Next class, लास्ट हमको फॉर्मूला डिराइव करना है फॉर ब्रूस्टर्स एंगल. सो ध्यान देना है यहाँ पे.
ब्रूस्टर्स एंगल और पोलराइजिंग एंगल का फॉर्मूला क्या होगा अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले क्लास बोलो, मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि रिफ्लेक्टेड रे जो है और रिफ्रैक्टेड रे जो है, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट, व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, उनके बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। सो कैन आई से ये पूरा एंगल कितना होगा 180 ना। सो कैन आई से r प्लस 90 प्लस r डैश इज 180. So can I say r plus r dash is going to be 90. So can I say r dash is going to be 90 minus r. So r dash is 90 minus I, है ना, I is equal to r. So ये मुझे स्टेप मिल गया। अब सेकेंड सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँ, सो म्यू टू अपॉन म्यू वन विल बी वॉट, sin I upon sin r. See this now, this r is going to be r dash, and can I say I is equal to IP na, because we are talking about polarizing angle. So can I say this will become mu 2 upon mu 1, which is equal to what? Can I say this will be sine of IP upon sine of, can I say this I is equal to IP na, so this can also be written as IP. So this becomes sine of 90 minus IP. So mu 2 upon mu 1 is sine IP upon cos IP. Therefore it is mu 2 upon mu 1 equal to 10 IP. So IP is 10 inverse of mu 2 upon mu 1. This is formula for polarizing angle. Say if I consider बाहर वाला मीडियम जो वो एयर है, एयर वाला मतलब क्या फर्स्ट मीडियम मतलब क्या mu 1 क्या हो जाएगा 1. So if mu 1 is 1, so can I say this formula now becomes IP is 10 inverse of mu. Yes or no class? Now this formula can also be written as, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसको, so IP can also be written as 10 inverse of V1 by V2 ना, क्योंकि mu 2 upon mu 1 is what, V1 by V2, और IP can also be written as 10 inverse of lambda 1 upon lambda 2. मतलब पोलराइजिंग एंगल किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे, पोलराइजिंग एंगल किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे, और पोलराइजिंग एंगल जो है वो किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मीडियम, क्योंकि हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम द पोलराइजिंग एंगल विल कीप ऑन चेंजिंग। सो क्लास इफ आई कंसिडर IP as 10 inverse of mu, so tell me for this formula, if I consider for water mu is 1.33. so if I substitute IP जो आएगा वो आएगा 53 डिग्री, and for glass mu is 1.5, IP is going to be 57 डिग्री। सो क्लास हर एक अलग अलग मीडियम के लिए पोलराइजिंग एंगल कैसा होगा अलग अलग, क्योंकि पोलराइजिंग किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो साथ साथ में डिपेंड करेगा स्पीड पे और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं। सो क्लास रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये जो भी हमने डिराइव किया है यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, दिस इज polarizing angle, that is Brewster's angle for polarization by reflection. I hope this much is clear with you. So now class, we are done with different methods and techniques for polarization. हमने बात की about polarization by reflection and polarization by using crystals. So class, जब हमने crystals use किया तो हमने एक law study किया, that is Malus law, I is equal to I naught cos square theta, and polarization by reflection में हमने बात की about Brewster's law which gives polarizing angle, जो एंगल पे पोलराइजेशन होता है रिफ्लेक्टेड रे का, रिफ्लेक्टेड लाइट का। नाउ क्लास, मैंने यहाँ पे आई हैव रिटन डाउन सम फॉर्मूले। क्लास हमने 11th स्टैंडर्ड में ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ा था, उसमें एक पार्ट स्टडी किया था, इट वॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जितने भी फॉर्मूले वगैरह थे,
सो वो सब और ये चैप्टर में हमने जो फॉर्मूला वगैरह स्टडी किए वो सब मिल के जितने भी फॉर्मूले इसके एमसीक्यूज वगैरह में काम आते हैं, इसके क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं, वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिए. सो यू नो द स्नेल्स लॉ, देन रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लैम्डा. फिर हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, विथ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट अपॉन विथ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इज AB बाई CD विच इज कॉस आई बाय कॉस आर. फिर हमने बात किया अबाउट मैलस लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ, और ये किसका फॉर्मूला हो, क्रिटिकल एंगल का, एंड V इज इक्वल टू एन लैम्डा. सो ये सिर्फ आप लिख लेना कि इतने फॉर्मूले हैं, ये सब आपको पता है, कुछ नई बात नहीं है. जस्ट राइट इट डाउन कि सारे फॉर्मूला एक साथ रहे एंड यू कैन यूज इट टू सॉल्व इट आउट. एम आई क्लियर? सो क्लास अब आगे, ये तो हो गया फॉर्मूले के बाद. अब क्लास बेस्ड ऑन वेव थियोरी ऑफ लाइट, बेस्ड ऑन वेव थियोरी ऑफ लाइट आपके थियोरी नोट्स में, थियोरी नोट्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स है बेस्ड ऑन वेव थियोरी ऑफ लाइट, दैट इज अप टू पोलराइजेशन, वो आपको सॉल्व करना है. उतने आपको सॉल्व करना है और उसमें जो भी डाउट होगा जब जूम लेक्चर होगा विल सॉल्व इट आउट. ठीक है? सो थियोरी न्यूमेरिकल्स जो भी है वो मैं सॉल्व नहीं करने वाला एक भी. सारे के सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं, वो आपको खुद से करना है. ठीक है? वो सब 11th के ऑप्टिक्स वगैरह से रिलेटेड है. सो यू हैव टू डू इट बाय योर ओन. सो अब इसके बाद हमने जो भी अभी तक डिस्कशन की है, दैट इज अबाउट द वेव थियोरी, that is about the wave front, reflection and refraction by wave front, and last was polarization. इस पे बेस्ड हम MCQs कर लेते हैं, क्लास वर्क MCQs, लेवल 2 MCQs. फिर उसके बाद थोड़ा बहुत थियोरी बचा है पोलराइजेशन का, आई विल कवर इट आउट. सो इसके बाद हमारा जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज वेव थियोरी ऑफ लाइट विल बी कंप्लीटेड. ठीक है? तो चलो स्टार्टिंग विथ द MCQs from level 2 classwork. Level 2 classwork. सबसे पहले we'll talk about type 1. Type 1 question number 1. अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 1 says a parallel beam of monochromatic light is incident at an angle of 60 degree on a glass slab if the refractive index is 1.5. The ratio of width of beam in air to that in glass is. अब क्लास यहाँ पे एक पैरेलल बीम बोला है, हम हाइजीन्स वेव थियोरी को यूज़ कर रहे हैं. सो बीम जो होगा वो किसके फॉर्म में आएगा, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे जो बीम होगा उसको हम लोग किसके फॉर्म में लेंगे, वेव फ्रंट के फॉर्म में, है ना. अभी यहाँ पे देखो, आप बराबर से देखो क्वेश्चन को, क्या बोला है, अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट. बीम मतलब क्या, ग्रुप ऑफ रेज, और पैरेलल रेज आ रही है. सो बोलो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट ना. सो बेसिकली क्या इंसिडेंट किया है, प्लेन वेव फ्रंट. और प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट किया ऑन अ ग्लास स्लैब. सो जब ऑन अ ग्लास स्लैब में इंसिडेंट करूंगा तो बोलो ट्रांसपेरेंट मीडियम में, बट ऑब्वियस क्या होगा, रिफ्रैक्शन. सो देयर इज रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट. सो जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट होता है, आपको पता होता है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, दोनों का विड्थ अलग अलग होगा. और वही दोनों का जो विड्थ है, इंसिडेंट वेव फ्रंट का और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का, वो विड्थ का रेशियो क्या है, वो ये क्वेश्चन में पूछा है. वंस अगेन क्लास में रिपीट कर देता हूं, क्या बोला है, अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट. पैरेलल बीम मतलब ग्रुप ऑफ रेज. सो पैरेलल रेज आ रही है, अगर रेज पैरेलल है, वेव नॉर्मल पैरेलल है, सो वेव फ्रंट कैसा है, प्लेन वेव फ्रंट. सो यहाँ पे क्या इंसिडेंट किया है, प्लेन वेव फ्रंट, और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है, 60 डिग्री. किस पे इंसिडेंट किया है, ग्लास स्लैब पे. कौन सा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट. अब क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, क्योंकि वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन. सो देयर विल बी इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. रिफ्रैक्शन होगा, और जब रिफ्रैक्शन होगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जब हम कंसिडर करेंगे और दोनों का विड्थ कंपेयर किया, दैट इज विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, दोनों अलग अलग होगा. यस और नो, उसी का रेशियो यहाँ पे पूछा है. सो इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अस what is width of incident wave front
to width of refracted wavefront, which is AB by CD, which is equal to cos I अपॉन cos R. ये फॉर्मूला देखो ये रहा, यस और नो. सो अभी हमको I दिया गया है इसमें, I is 60 but we don't know what is R. So mu2 by mu1 is sin I by sin R, वो रहा. So mu2 is what, 1.5 upon 1 is sin I, इसको सब्स्टिट्यूट कर देता sin 60, ये होगा sin of R. So sin of R अभी क्या होगा, it will be root 3 by 2 upon 3 by 2, 2 गया. So this will be what, 1 by root 3. So R is sin inverse of 1 upon 1.732. ऐसा जब इसको कुछ सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपको R का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे. यू कैन कैलकुलेट R. फिर आपको क्या करना है, AB अपॉन CD इज कॉस ऑफ 60 अपॉन कॉस ऑफ, जो भी R का वैल्यू होगा वो सब्स्टिट्यूट करना है. सो आपको ये रेशियो मिल जाएगा. यू विल गेट योर आंसर AB बाई CD. और इसका जो आंसर आता है वो आंसर आता है 0.6127. आई एम राइटिंग द आंसर डायरेक्टली. नाउ यू कैन कैलकुलेट इट. कोई डिफ़िकल्ट कुछ कैलकुलेशन नहीं है, वो आप सबको आता ही है ये. सो आप कैलकुलेट कर सकते हो. इसका जो ऑप्शन होगा इट विल बी ऑप्शन C, विच विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर विथ यू. नेक्स्ट इज क्लास मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. Now class question number 2 says a plane wavefront is incident on the surface of the glass at an angle of 60 degree with the normal. If the refractive index of glass is 1.5, the angle of refraction is. So class अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या बोला है, a plane wavefront. Incident क्या हुआ यहाँ पे, plane wavefront is incident on the surface of a glass at an angle of 60 degree with the normal. क्लास ये स्टेटमेंट को अंडरलाइन करना, ये एक कॉमन मिस्टेक है जो यहाँ पे क्वेश्चन में हो सकता है. अब देखो क्लास क्वेश्चन में वंस अगेन आई एम रीडिंग इट. अ प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल. अब क्लास जब हमने रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट स्टडी किया था, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, तब मैंने आपको ये स्टेटमेंट बताया था एक, कि जो इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट रे वो हमेशा नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाएगा. बट जो इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट होता है वो एंगल आई हमेशा सरफेस के साथ बनाता है. देखो कुछ ऐसा, अगर मैं यहां पे आपको रफली डायग्राम में ऐसा शो करूं कि मान लो ये इंसिडेंट वेवफ्रंट है ऐसा, लाइक दिस. सो बोलो ये क्या होगा, दिस विल बी इंसिडेंट वेवफ्रंट ना, प्लेन वेवफ्रंट. और ये क्या है, रे है ऐसा. Yes or no? And if I draw the normal here, so like this, ये नॉर्मल है. सो बोलो क्या होगा, अभी रिफ्रैक्शन होगा ना ऐसा. Yes or no? So like this, ये ऐसा है. सो देखो इसको हमने आई कहा था, फिर इसको भी हमने आई कहा था. सो देखो ना ये क्या है, ये वेव फ्रंट है. दिस इज प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट है. और प्लेन वेव फ्रंट जो है वो एंगल आई बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस. डू यू गेट माई पॉइंट? सो प्लेन वेव फ्रंट मेक्स एन एंगल आई विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस. समझ में आ रहा है क्लास? सो अब यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल. सो देखो नॉर्मल के साथ जो वो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, इट विल बी, कैन आई से इट विल बी 90 माइनस आई ना. सो विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल प्लेन वेवफ्रंट क्या एंगल बनाता है, 90 माइनस आई. एंड विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस क्या होगा, इट विल बी आई. सो बोलो यहाँ पे अगर विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल 60 दिया है तो विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस क्या होगा, 30. और वही मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. Yes or no? I is 30. Plane wave front makes angle I
with respect to surface. Am I clear with this? So बोलो I30 है. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? अब तो सीधा साधा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये. खाली यही एक पॉइंट था जिसमें मिस्टेक हो सकता है. अभी तो कुछ नहीं बचा है. mu2 upon mu1 is sin A upon sin R. They are asking us R. So this is what? This is 3/2 upon 1. This is sine of 30 upon sine of R. सब 11th standard जैसा है भाई. So sine R will be what? Can I say this is 1/2, this is 3/2, 2 gone. So R will be what? Sine inverse of 1/3. This will be the final answer. That is option A. समझ में आ रहा है क्लास? So this is answer for question number 2. So this completes your type 1. चलो moving on to type 2. Type 2 का बात करते हैं. Something about polarization. चलो question number 1. That is पूरे type 2 का question number 1. Overall question number 3. The question says when light is incident from air to glass at an angle of 57 degree, the reflected beam is completely polarized. So बोलो सबसे पहले air to glass जब light गया तो at an angle of 57 degree the reflected beam is completely polarized. मतलब जो 57 degree है वो क्या है? Polarizing angle है. So for air to glass पोलराइजिंग एंगल कितना है? 57 डिग्री. ये हमने कैलकुलेट भी किया है. फॉर ग्लास आई पी इज 57. नेक्स्ट क्या बोला है? इफ द सेम बीम इज इंसिडेंट फ्रॉम वाटर टू ग्लास. सो ये फर्स्ट केस हो गया. बोलो सेकेंड केस में वो कहां से कहां जा रहा है? वाटर टू ग्लास. सो बोलो वाटर टू ग्लास के लिए ऐसा बोला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच बीम इज कंप्लीटली पोलराइज्ड विल बी. सो बोलो क्या बोला है? ए ऑप्शन ए इज 57 डिग्री, नॉट डिटरमाइंड, मोर देन 57, लेस देन 57. लेट अस सी. बोलो आईपी का फॉर्मूला क्या होता है? आईपी इज tan इनवर्स ऑफ, कैन आई से mu2 अपॉन mu1. अरे यस और नो. और बोलो यहाँ पे क्या होगा? आईपी इज tan इनवर्स ऑफ mu2 अपॉन mu1. मैंने यहाँ पे भी लिख दिया. बोलो अब वाटर टू ग्लास, सो कैन आई से दिस इज मीडियम 1, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? mu1 ना, विच इज इक्वल टू mu एंड दिस विल बी व्हाट? mu2 विच विल बी mu ऑफ ग्लास. सो बोलो व्हाट विल बी आईपी का फॉर्मूला नाउ? कैन आई से इट विल बी tan इनवर्स ऑफ μg अपॉन mu. थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है. बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर दिस एयर टू ग्लास, सो दिस इज mu1 एंड दिस इज व्हाट? mu1 which is equal to mu a and you know the value 1. in fact सबका वैल्यू पता है आपको. so mu2 is also mu g here. अरे yes or no? अभी सिंपल सी बात है. so बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी? can I say this IP will be what? tan inverse हो. बोलो what is mu2? mu g upon mu a. so now class इसका जो आंसर आता है ना वो ये आता है 57 डिग्री. अब हमको देखना है कि इसके लिए कैसा आएगा? लेस देन 57, मोर देन 57, इक्वल टू 57 कैसा? सो देखो ना क्लास, यहाँ पे क्या हो रहा है? बोलो पहले एयर से ग्लास जा रहा है, फिर वाटर टू ग्लास जा रहा है. सो मैं जो फर्स्ट मीडियम वो चेंज कर रहा हूँ ना, मतलब ये म्यू ए था इधर, अब क्या हो रहा है? म्यू डब्ल्यू. कैन आई से म्यू डब्ल्यू इज ग्रेटर देन म्यू ए? ये तो सबको पता है. और बोलो यहाँ पे जो ये वाला मीडियम है, ये वाला मीडियम किधर है? डिनोमिनेटर में ना. म्यू ए किधर है? डिनोमिनेटर में. म्यू डब्ल्यू किधर है? डिनोमिनेटर में. और बोलो आईपी का रिलेशन इसके साथ कैसा जा रहा है? इनवर्स ना. कैन यू सी दिस? आईपी ये वाले म्यू के साथ कैसा जा रहा है? इनवर्स. सो सी दिस, आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू ए, आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू डब्ल्यू. सो टेल मी क्लास, यहां से मैं म्यू ए से म्यू डब्ल्यू पे जा रहा हूं. So I am increasing the refractive index here. Denominator को देखो, I am increasing. mu g तो सेम ही है. mu a से mu w जो डिनोमिनेटर में उसको मैं बढ़ा रहा हूँ. mu w is greater than mu a. तो कहना ऐसे रिलेशन अगर इनवर्स है, so IP is going to be less than 57 डिग्री.
अरे यस और नो, इट्स ऑल लॉजिकल। पहले एयर था तो 57 था, अब वाटर हो गया है, वाटर से ग्लास में जा रहा है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे डिनोमिनेटर का बढ़ गया, तो आईपी क्या होगा, आईपी विल रिड्यूस एंड इट विल बिकम व्हाट, 57 डिग्री। Am I clear with this class? So this is what question number 3, the answer is going to be D, option D. Yes or no? So next is question number 4. आधे क्लास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, कहां से कहां जा रहे हैं, एयर टू ग्लास, बोलो एयर इज वॉट रेयर, ग्लास इज वॉट डेंसर, is deviated by an angle of 24. So what is given, angle of deviation which is 24 degree. At the polarizing angle the angle of incidence is, थोड़ा सा क्लास अगर लॉजिक लगाओ ना, इसको हम लोग दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो ए टू ग्लास जा रहा है तो सेकंड मीडियम कौन सा है, ग्लास ना, बोलो ग्लास के लिए पोलराइजिंग एंगल कितना होता है, यही ना 57, ये हमने लिखा भी हुआ है। सो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो सकता है, 57, दैट इज ऑप्शन बी। यस और नो? सो डायरेक्टली अगर सोचो तो हमको मीडियम दिया है ग्लास, ए टू ग्लास, सो ग्लास के लिए पोलराइज एंगल कितना है, 57, सो आंसर विल बी डायरेक्टली बी। सो ये मैं लॉजिकली कर सकता हूं विद सम नॉलेज है कि अगर मैंने पढ़ा हुआ है तो, रीड किया हुआ है तो। बट इफ आई यूज द फॉर्मूला, तो बोलो डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज आई माइनस आर, इट इज वॉट, आई माइनस आर। अब क्लास यहां पे एक चीज याद रखना, हमने लिखा हुआ है फॉर पोलराइजिंग एंगल, या तो जब रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन होता है, तो आपको पता है वहां पे मैंने लिखा था कि एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री, लिखा है कि नहीं हमने ये। सो वहां से हमको एक रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट ये है r प्लस आर डैश इज 90 डिग्री। सो ये r डैश क्या होगा, बोलो r इज वॉट, कैन आई से i इज इक्वल टू r ना, सो r डैश कैन बी रिटन एज वॉट, 90 माइनस i। यस और नो भाई, यस और नो, ये ऐसा है, तो इसको भी मैं r डैश कर देता हूँ बिकॉज दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यू शुड नो दिस। सो ये ऐसा, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिखा हुआ है डेरिवेशन में भी, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। यस और नो? सो अभी देखो आगे क्या होगा, इफ आई सब्स्टिट्यूट ये, बोलो ये कितना 24, दिस इज आई, बोलो ये कितना हो जाएगा माइनस 90 प्लस आई, सो बोलो ये कितना हो जाएगा 114 इज इक्वल टू 2i, सो बोलो आई कितना आएगा 57 डिग्री, एंड दिस आई विल बी इक्वल टू वॉट, IP पोलराइजिंग एंगल विच इज 57 डिग्री। बोलो वही तो आया भाई, कौन सा नया आ रहा है, वही तो आ रहा है, ग्लास के लिए पहले तो बोला 57, वी हैव रिटन दिस, नाउ वी हैव कैलकुलेटेड इट, सो इट इज ऑल सेम। सो दिस इज व्हाट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। नेक्स्ट इज क्लास क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 5 says an unpolarized beam of intensity I0 is incident on a pair of Nichols prism मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर। तो क्लास मैंने आपको एग्जांपल दिया होता, हमने जो स्टडी किया था वो टॉर्मलाइन क्रिस्टल था, यहाँ पे क्या लिया, निकोल्स प्रिज्म, ये आपने केमिस्ट्री वगैरह में स्टडी की है। सो ऐसा बोला कि दो निकोल्स प्रिज्म है, उनके एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। सो कैन आई से इन क्वेश्चन नंबर 5 थीटा गिवन टू अस इज 60 डिग्री। नेक्स्ट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द पेयर इज। सो क्लास सबसे पहला जो निकोल्स प्रिज्म होगा वो क्या होगा, पोलराइजर, दूसरा कौन सा होगा, एनालाइजर। सो हमको पूछा है कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी फ्रॉम द पेयर, मतलब आफ्टर पासिंग थ्रू द एनालाइजर, एंड कैन आई से बोथ द प्रिज्म्स आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सो बोलो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मैलस लॉ ना। व्हाट इज मैलस लॉ, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अरे यस और नो? बट क्लास अभी आपको ध्यान देना है यहाँ पे बहुत अच्छे से, हमको ऐसा बोला है अन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंटेंसिटी I0। सो जो अनपोलराइज्ड लाइट है,
उसका इंटेंसिटी कितना दिया है, आई नॉट दिया है। बोलो ये जो हमारा फॉर्मूला है अगर आपको याद हो, अगर आपने लिखा है, सो इसमें व्हाट इज आई नॉट, इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर। बोलो क्या है ये, कह रहा है से आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ, आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर, और आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर। यहाँ पे फॉर्मूले में अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी का कुछ काम नहीं है। डू यू गेट माई पॉइंट? सो क्लास यहाँ पे ये जो आई नॉट है, आई नॉट वो किसका इंटेंसिटी है, अनपोलराइज्ड लाइट का। हमको किसका चाहिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर। बोलो वो क्या होता है, वो हाफ होता है ना, तो इसको मैं आई नॉट डैश दे रहा हूँ। चलो इसको आई नॉट डैश कर दिया, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। सो बोलो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई टू, ये हमने लिखा हुआ है, हाफ हो जाता है वो, दिस इज ऑल रिटर्न। सो बोलो नाउ व्हाट विल बी आई आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर, इट विल बी आई नॉट बाई टू इनटू कॉस ऑफ 60 का स्क्वायर। सो आई विल बी व्हाट, आई नॉट बाई टू into 1 by 4, which will be I naught by 8. So I is I naught by 8. So इसमें क्या होगा, ऑप्शन D. So this will be the final answer. Next class we talk about is question number 6. Now question number 6 says two Polaroids are used to study polarization. One of them, the polarizer, is kept fixed and the other, the analyzer, is initially kept with its axis parallel to the polarizer axis. The analyzer is then rotated through angles of 45 degree, 90 degree and 180 degree in turn. How would the intensity of light coming out of the analyzer be affected for this angle of rotation as compared to the initial intensity and why? So class आप अंडरस्टैंड करना, यहाँ पे हमको बोला है कि दो पोलरॉइड है, एक जो है पोलरॉइड मतलब वही है क्रिस्टली। सो एक जो है वो पोलराइजर है, दूसरा जो है एनालाइजर है, वी नो दिस। सो पहले दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। सो अंडरस्टैंड करना क्वेश्चन नंबर 6 में इनिशियली मान लो जो पोलराइजर है पोलराइजर एंड एनालाइजर आर पैरेलल, तो बोलो थीटा कितना है, 0 डिग्री ना, दोनों के एक्सिस के बीच में थीटा कितना होगा, 0। सो फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो कॉस 0 विल बी 1, सो आई विल बी वॉट, आई नॉट, ये उसका वैल्यू है जब थीटा कितना है, 0 व्हेन इट इज पैरेलल। बोलो आगे क्या बोला है, the analyzer is then rotated through angles of 45 degree, 90 degree and 180 degree. In turn, how would the intensity of light coming out of the analyzer be affected for this angle of rotation as compared to initial intensity and why? So class question में क्या पूछा है, the analyzer is then rotated through an angle of 45 degree, 90 degree and 180 degree in turn. How would the intensity of light coming out of the analyzer be affected for this angle of rotation as compared to initial intensity and why? So class y का आंसर क्या होगा, बाय मैलस लॉ ना, बड़ा ऑब्वियस ना, और अभी वैल्यूज क्या वो फाइंड आउट कर लेते। सो सबसे पहला थीटा कितना है, 45 डिग्री। सो बोलो आई क्या है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट
cos of 45 का स्क्वायर, सो I will be what, I नॉट बाई 2. सेकेंड केस में बोलो थीटा कितना है 90, सो बोलो I क्या होगा, I नॉट cos 90 का स्क्वायर, बट ऑब्वियस ना दिस इज गोइंग टू बी 0. एंड थर्ड विल बी व्हाट, थीटा इज 180 डिग्री, सो I विल बी I नॉट cos 180 का स्क्वायर, बेसिकली -1 का स्क्वायर लिया तो 1, सो I विल बी अगेन व्हाट, I नॉट. यस और नो क्लास. सो इसका आंसर जो होने वाला है इट इज़ गोइंग टू बी I नॉट बाई 2, 0 I नॉट, दैट इज ऑप्शन ए. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. I hope I am very much clear with this. Next class talking about question number 7. Question number 7 को important mark करना. तो देखो question number 7 अच्छा क्वेश्चन है. Two Polaroids P1 and P2 are placed with their axes perpendicular to each other. तो हमको दो Polaroid दिए है P1 and P2 और ऐसा बोला है कि इनके एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. सो कैन आई से थीटा 90 है ना, एक्सिस परपेंडिकुलर भाई, यस और नो. सो यहाँ पे थीटा 90 है P1 और P2 के बीच में. सो मैं ऐसा कंसिडर कर सकता हूँ कुछ लाइक दिस. सो ये ऐसा है, इफ दिस इज P1, यहाँ पे ये अगर P1 है ऐसा, तो ये है P2 ऐसा. उनके एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं. सो दिस इज P1 एंड दिस इज P2. इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, लाइक दिस. क्लियर है क्या? नेक्स्ट अभी आगे क्या बोला है, अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I नॉट इज इंसिडेंट ऑन P1. सो इंसिडेंट क्या किया है, अनपोलराइज्ड लाइट. सो नेक्स्ट अभी हमको इंफॉर्मेशन दिया है कि अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी कितना है, I नॉट है. इंटेंसिटी इज व्हाट, I नॉट, ये दिया है. नेक्स्ट इज अनपोलराइज्ड लाइट इज ऑफ इंटेंसिटी I नॉट इज इंसिडेंट ऑन P1. ये किस पे इंसिडेंट हुआ है, P1 पे. Am I clear? A third Polaroid P3 is kept in between P1 and P2 such that its axis makes an angle of 60 degree with that of P1. So अब ये जो P1 P2 है, ये जो P1 P2 है, इनके बीच में और एक पोलरॉइड को इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज P3 ऐसा. सो P3 को इंट्रोड्यूस किया है इस तरीके से कि वो P1 के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री. मतलब P1 और P3 के एक्सिस के बीच में जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री. तो बोलो अगर इसके साथ 60 है, सो P2 और P3 के बीच में एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90. डू यू गेट माई पॉइंट? अगर नहीं समझा है तो यहाँ पे देखो इन द डायग्राम, P1 P2 इस तरीके से. तो बोलो P3 कैसा होगा, लाइक दिस ना, P3 इज लाइक दिस. ये P3 है. सो देखो ना, P1 और P3 के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री. सो बोलो P2 और P3 इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री. अरे यस और नो क्लास. सो क्लास अब हमको सारा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है. आगे हमको बोला डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू P1 P2 एंड P3. ओके, चलो सबसे पहले बात करते हैं फॉर P1 की बात करते हैं. सो बोलो P1 के लिए, बोलो P1 अभी किसकी तरह बिहेव करेगा, सबसे पहला है ना. सो P1 किसकी तरह बिहेव करने वाला है, पोलराइजर. सो P1 is going to behave as a polarizer.
और बोलो पोलराइजर के लिए when the light passes through the polarizer can I say उसका जो इंटेंसिटी होता है I1 वो क्या होता है हाफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। बोलो अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी यहाँ पे कितना है आई नॉट ना। सो आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर इंटेंसिटी कैसा होता है हाफ। तो आफ्टर पासिंग थ्रू P1 इंटेंसिटी क्या होगा हाफ। सो I1 का वैल्यू क्या होगा फॉर P1 इट विल बी आई नॉट बाई 2। अरे यस और नो। सो ये हमको मिल गया फॉर P1। नेक्स्ट इज वी आर टॉकिंग अबाउट P3। अब इसके बाद कौन सा है P3 है ना। दिस इज P1 नेक्स्ट इज P3 उसके बाद कौन सा है P2। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट फॉर P3 सो क्लास P1 P3 P2 ऐसा अरेंजमेंट है क्योंकि P3 P1 और P2 के बीच में है। सो P1 अगर पोलराइजर है बोलो इसके बाद P3 से पास होगा तो P3 जो है वो P1 के लिए क्या बन जाएगा एनालाइजर। क्या बन जाएगा एनालाइजर। डू यू गेट माई पॉइंट। अरे यस और नो। सो क्लास बोलो एनालाइजर के थ्रू जो लाइट पास होता है अगर उसका इंटेंसिटी फाइंड आउट करना तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं मैलस लॉ विच विल बी ये। बोलो यहाँ पे आई क्या होता है यहाँ पे जो इंटेंसिटी आता है वो किसका इंटेंसिटी होता है इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर। बोलो पोलराइजर से पास होता है इंटेंसिटी क्या है I1 ना। सो हियर दिस विल बी I1। सो बोलो आई क्या हो जाएगा व्हाट विल बी I1 आई नॉट बाई 2। बोलो एंगल कितना है 60 सो cos 60 का स्क्वायर। सो दिस विल बी I नॉट बाई 8। इसको हम क्या कहेंगे I3 के हम लोग इसको कह देते चलो दिस इज I3 फॉर P3। समझ में आ रहा है सिर्फ डिनोशन है कुछ यहाँ पे कुछ नया नहीं है। ये P1 के लिए तो I1 P3 के लिए तो I3। अरे यस और नो। नेक्स्ट अभी लास्ट हमको फाइंड आउट करना है फॉर व्हाट फॉर P2। बोलो अभी P3 और P2 को देखो तो P3 आगे है P2 पीछे है। सो बोलो P3 क्या बन जाएगा कैन आई से पोलराइजर फॉर P2 ना। अरे यार वो एनालाइजर है फॉर P1 बट इट इज पोलराइजर फॉर P2। सो बोलो ये P2 क्या बन जाएगा एनालाइजर फॉर व्हाट P3 P1 P2 P3। सो P1 इज पोलराइजर एंड P3 या तो ऐसा ले लो P1 P3 P2 सॉरी P1 P3 एंड P2। सो P1 क्या है पोलराइजर P3 उसके लिए क्या है एनालाइजर। अब P3 के बाद क्या है P2। सो P3 क्या बन जाएगा P3 विल बिकम पोलराइजर एंड P2 विल बिकम व्हाट एनालाइजर। सो बोलो अभी अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ दिस विल बी I3 या तो सॉरी I2 ले लेते चलो I2 विल बी व्हाट। बोलो यहाँ पे किसका इंटेंसिटी आता है ऑफ द पोलराइजर ना। सो ये क्या होगा I3 cos square theta। So I2 will be what? Tell me what is I3 here? I3 is I naught by 8 into cos of 30 का स्क्वायर। बोलो cos 30 कितना हो जाएगा रूट 3/2 दैट इज 3/4। सो 3 I naught by 32। This will be answer for P2। So this is P1 P3 and P2। So इसका जो आंसर होगा दैट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी और सी का ऑप्शन सेम है तो आंसर इवेंचुअली यही होने वाला है। वी कैन कंसिडर ऑप्शन बी। सो क्लास अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है इसमें हमको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। सो पहला जो पोलराइजर है बाद में वो क्या बन गया पहला जो एनालाइजर था बाद में वो क्या बन गया पोलराइजर। सो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। डू यू गेट माई पॉइंट। सो दिस इज वॉट दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। आई होप दिस इज क्लियर विथ यू। नेक्स्ट इज क्लास टॉकिंग अबाउट एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो कर लेते हैं ऑन द बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद जो भी हमारा MCQs न्यूमेरिकल्स था इट विल गेट ओवर। चलो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हो। द विड्थ ऑफ प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट इज फाउंड टू बी डबल्ड इन अ डेंसर मीडियम। द विड्थ ऑफ plane incident wavefront is found to be doubled in a denser medium if it makes an angle of 70 degree with the surface. If it makes an angle of 70 degree with the surface
Calculate the refractive index for the denser medium. Once again, I will repeat the question, class. The width of plane incident wavefront is found to be doubled in a denser medium if it makes an angle of 70 degree with the surface. Calculate the refractive index for the denser medium. क्लास बराबर से रीड करना क्वेश्चन को. क्या बोला है? द विड्थ ऑफ प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट इज फाउंड टू बी डबल्ड इन अ डेंसर मीडियम. बोलो डेंसर मीडियम में डबल हो गया मतलब क्या? ए बी है ना, ए बी किसका होगा? विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट. एंड सी डी किसका होगा? विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. अरे यस और नो? सो बोलो डबल हो चुका है. सो सी डी जो है इट इज ट्वाइस ऑफ ए बी. तो ए बी अपॉन सी डी क्या होगा? 1/2. यस और नो क्लास? अब क्लास आगे बोलो ये ए बी अपॉन सी डी का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज कॉस आई बाय कॉस आर. अब क्लास ये जो स्टेटमेंट बोला है ना, देखो, इफ इट मेक्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद द सरफेस. इफ इट, वो इट कौन है? प्लेन वेव फ्रंट. बोलो प्लेन वेव फ्रंट किसके साथ एंगल बनाता है? विद द सरफेस और विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. इट मेक्स एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस. और बोलो विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस का एंगल कितना दिया है? 70. सो कैन आई से यहां पे प्लेन वेव फ्रंट के लिए जो एंगल आई दिया है वो है 70 डिग्री. सो बोलो ए बी बाई सी डी कितना है? 1/2. दिस इज कॉस ऑफ 70 अपॉन कॉस ऑफ आर. सो कॉस ऑफ आर विल बी वॉट? 2 cos 70. अरे यस और नो? सो बोलो कॉस ऑफ आर ये जो होगा इसका कुछ वैल्यू आता है. इट इज़ अराउंड कुछ ये होगा 0.34 ऐसा कुछ वैल्यू आएगा. सो कॉस ऑफ आर विल बी 0.68. आप चेक कर सकते हो, ये मैं कुछ ऐसे ही अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूँ. सो यहाँ से आपको r इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.68 से r का वैल्यू मिल जाएगा. बोलो आपको क्या चाहिए? म्यू ऑफ द डेंसर मीडियम. सो बोलो अभी क्या यूज़ करूँगा? स्नेल्स लॉ ना. μ2 अपॉन μ1 इज वॉट? साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर. बोलो μ2 इज μ1 is 1 for air, sine of 70 upon sine of the angle r. So ये मुझे म्यू का वैल्यू दे देगा. You can calculate this, you will get mu. A very good question. If it makes an angle of 70 degree, इसमें सबको confusion होता है. सब लोग 20 ले लेते हैं, बट विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस दिया इसलिए 20 लेते हैं. बट विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस ही आई होता है किसका? प्लेन वेव फ्रंट का. अरे येस और नो? सो दिस इज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है. Yes or no? सो ये इस तरीके से होगा. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस. यहाँ से आपको म्यू का वैल्यू मिल जाएगा और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा. एम आई क्लियर क्लास? आई होप दिस इज क्लियर विथ यू.